You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कह सकते हो कि जो सस्पेंशन सिस्टम चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है शॉक एब्जॉर्बर, जिसमें आज हम लोग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर जो कि एक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर सस्पेंशन सिस्टम से कोई प्रश्न पूछेगा तो निश्चित तौर पर इसको पूछेगा। मतलब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, हम पूरे सस्पेंशन सिस्टम में अगर केवल इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका सस्पेंशन सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो जरूर बनेगा। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग के टॉपिक ऑफ डिस्कशन पर। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यानी कि सस्पेंशन सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? पिछले वीडियो लेक्चर में हम तुम लोग को स्प्रिंग के बारे में बताए थे और बताए थे जब व्हीकल किसी इरेगुलर सरफेस वाले रोड पर चलता है तो उसको बम्प का सामना करना पड़ता है और उसके वजह से क्या होता है, व्हीकल पर एक जर्क प्रोड्यूस होता है। वो जर्क क्या होता है भाई, व्हीकल के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वहां तक ट्रांसफर अगर हो गया तो पैसेंजर को एक डिस्कम्फर्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या है भाई, हम लोगों ने स्प्रिंग लगाया। स्प्रिंग क्या करेगा, वो जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो सडन शॉक प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन जब स्प्रिंग के अंदर में जो शॉक जो डेवलप हुआ व्हीकल पर, जब उसको वो एब्जॉर्ब किया तो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब क्या होगा, स्प्रिंग शॉक को एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया। तो स्प्रिंग क्या करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज भी करना चाहता है, जिसके वजह से स्प्रिंग में क्या होता है, ऑसिलेशन होने लगता है ना। ये ऑसिलेशन भी डिजायरेबल नहीं है। अगर व्हीकल ऑसिलेट करेगा तो पैसेंजर भी ऑसिलेट करेगा, तो ये भी एक डिस्कम्फर्ट कंडीशन आएगा। तो जो सडन शॉक प्रोड्यूस हो रहा है हमारे व्हीकल पर, जिसको स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, जिसको रिलीज करने के बाद वो स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है ये भी समाप्त हो सके। तो शॉक एब्जॉर्बर का यही काम है कि स्प्रिंग जब सडन शॉक को एब्जॉर्ब करता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी और उस पोटेंशियल एनर्जी को जब वो रिलीज करता है और जब वो ऑसिलेट करने लगता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, उस ऑसिलेशन को खत्म करता है, उस वाइब्रेशन को डैम्प करता है, सोख लेता है। इसीलिए इस तरीके के मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वाइब्रेशन को खत्म कर रहा है, वो शॉक को एक तरीके से सोख रहा है। क्लियर हो गया? ये एक हम छोटा सा डिस्कशन तुम लोगों के साथ किए इस टॉपिक के बारे में। अब चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखना है इसको एक बार हम लोग और बढ़िया ढंग से समझते हैं। इफ द स्प्रिंग एब्जॉर्ब एनी लोड और एनी जर्क, जब व्हीकल रोड पर चल रहा होगा, कोई जर्क होगा, कोई शॉक होगा, तो स्प्रिंग उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इफ द स्प्रिंग एब्जॉर्ब एनी लोड और एनी जर्क, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन इट। तो स्प्रिंग के अंदर में क्या स्टोर्ड हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। द स्प्रिंग क्विकली रिलीजेस दिस पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्प्रिंग होगा वो तुरंत क्या करेगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा एंड स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। उसके बाद वो ऑसिलेट करने लगेगा, ऊपर नीचे भागने लगेगा। अच्छी बात तो नहीं है। दिस ऑसिलेशन इज नॉट डिजायरेबल, ये ऑसिलेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेशन अगर व्हीकल के अंदर पैसेंजर जो बैठा हुआ वहां तक पहुंचेगा तो वो भी ऑसिलेट करने लगेगा, और गाड़ी पर बैठे हुए और हम ऑसिलेट कर रहे हैं, कितना थकावट फील होगा, हमारे बॉडी में मस्कुलर पेन चालू हो जाएगा। Therefore, to eliminate this oscillation, इसलिए इस ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए some arrangement is taken, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। इंटू एडिशन विथ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, नोन एज शॉक एब्जॉर्बर। और ये जो अरेंजमेंट हम लोग स्प्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं, जिसका काम क्या है, स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन आया है उसको एलिमिनेट करने का काम है,
उसी एडिशनल इक्विपमेंट को, डिवाइस को हम लोग शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। दो तरीके का शॉक एब्जॉर्बर होता है, एक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। पुराने जमाने में एक मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर था, लेकिन इसमें बहुत सारा डिमेरिट था जिसको अब हम लोग यूज भी नहीं करते और नहीं पढ़ते। तो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग जब लोड को एब्जॉर्ब किया तो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसको स्टोर किया। पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग रिलीज करेगा तो ऑसिलेट करने लगेगा। ये ऑसिलेशन डिजायरेबल नहीं है, तो स्प्रिंग के साथ हमको एक अलग से इक्विपमेंट, डिवाइस लगाना पड़ता है जिसका काम क्या है, स्प्रिंग के अंदर में जो ऑसिलेशन आ रहा है उसको समाप्त करना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के बारे में। ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल एज ए फ्लूइड यूज हो रहा है, वह शॉक एब्जॉर्बर को हम लोग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल अपने आप में एक इनकम्प्रेसिबल ऑयल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता है। तो याद रखना है, दो शॉक एब्जॉर्बर विच यूजेस हाइड्रोलिक ऑयल, जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक लिक्विड या हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करेंगे टू एलिमिनेट द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, इज कॉल्ड हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जिसमें हाइड्रोलिक लिक्विड के मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग के अंदर में जो ऑसिलेशन आ रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे शॉक एब्जॉर्बर को कहते हैं हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जिसमें हाइड्रोलिक लिक्विड यूज होता है। अब द मोस्ट कॉमनली हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर हम लोग यूज करते हैं वो है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, जिसका फिगर आपको बोर्ड पर दिया हुआ है। प्रैक्टिकली बात की जाएगी, अगर मोटरसाइकिल देखे होगे तो हैंडल के आगे देखोगे दो गो रॉड लगा रहता है, या बाइक में देखोगे तो पीछे में देखोगे एक ऐसा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर होता है और इसके सर्कमफ्रेंस पे ऐसा पीला कलर का या लाल कलर का स्प्रिंग लगा होता है। मोटरसाइकिल में पीछे वाले पहिया पर भी देख सकते हो, आगे वाले देखना हैंडल के पास भी दो गो ऐसा सिल्वर स्टील का ऐसा रॉड होगा, वो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर ही है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इस सब के बारे में भी डिस्कशन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड पर जो भी फिगर दिया हुआ है इसको बना लो, जो भी चीज लिखा हुआ है इसको लिख लो। अगर बोर्ड से नहीं लिख पाते हो तो चैट में, पॉलिटेक्निक एकेडमी के चैट में हम जरूर इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। जो भी चीज पढ़ाते हैं तुम लोग वहां से लिख सकते हो। तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि पहले ये सब फटाफट लिखो, नोट डाउन करो। चलिए, अब अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो अब आते हैं सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। देखो इसमें दो एंड होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला एक्सल पर लगा होता है, पहिया पर लगा होता है ना, एक्सल आई, इसलिए इसको एक्सल आई कहते हैं। और ऊपर वाला जो होता है वो चेचिस पर लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है, चेचिस पर लगा होता है। ठीक है, यहाँ एक कनेक्टिंग रॉड होता है, ये एक कनेक्टिंग रॉड है जिसको हम लोग पिस्टन रॉड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो सिलेंडर होता है मूल रूप से। ये अंदर वाला सिलेंडर जिसमें 3 चेंबर होता है, ए बी सी। ये जो इनर सिलेंडर देख रहे हो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है हाइड्रोलिक लिक्विड से। इसके बाद देखो ये बाहर में ये इसको हम लोग आउटर सिलेंडर कहते हैं, है ना, कंसेंट्रिक होता है एक सिलेंडर और इसके अंदर में एक और सिलेंडर। ठीक है, आउटर सिलेंडर जो होता है, जो आउटर सिलेंडर तुम लोग देख रहे होगे, ये हाफ फिल्ड होता है, ये हाफ खाली होता है। यहाँ पर एक स्टॉपर होता है, जिस स्टॉपर का काम क्या है कि फ्लूइड अगर राइज करे तो इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पर दो भाल्व होता है, इसको बोलते हैं 2 वे पिस्टन भाल्व, क्योंकि पिस्टन रॉड के साथ अटैच है। और इसको हम लोग बोलते हैं 2 वे एनुलस भाल्व। यहाँ भी एक भाल्व है, 2 वे भाल्व है। इसके बाद यहाँ पर पोर्ट्स होता है। ठीक है, पोर्ट मतलब पैसेज है जिससे फ्लूइड फ्लो कर सकता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है, इसको हमेशा ध्यान में बैठा लेना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, एक बार कंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। द अपर एंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज माउंटेड ऑन चेचिस। ये जो अपर एंड है शॉक एब्जॉर्बर का, ये चेचिस पर माउंट होता है। While the lower end is mounted on axle casing, और ये जो है लोअर एंड ये एक्सल के केसिंग पर माउंट होता है।
इट हैज टू सिलेंडर, वन इज इनर सिलेंडर विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ हाइड्रोलिक ऑयल, एक अंदर वाला सिलेंडर है जो हाइड्रोलिक ऑयल से पूर्ण रूप से भरा होता है, while अदर इज आउटर सिलेंडर नोन एज रिजर्वायर सिलेंडर, और दूसरा है आउटर सिलेंडर जिसको रिजर्वायर सिलेंडर बोलते हैं, विच इज हाफ फिल्ड, जो आधा रूप से भरा हुआ होता है। ए स्टॉपर इज प्लेस्ड इन आउटर सिलेंडर, ये जो आउटर सिलेंडर आपको दिख रहा है इसमें स्टॉपर लगा हुआ है। इनर सिलेंडर इज डिवाइडेड इन 3 चेंबर ABC, इनर सिलेंडर जो है इज डिवाइडेड इनटू 3 चेंबर ABC, चेंबर A, चेंबर B, चेंबर C, 2 टू-वे भाल्व, पिस्टन भाल्व और 2-वे एनुलस भाल्व के मदद से हम लोग इनर सिलेंडर को 3 चेंबर में बांटते हैं, A, B, C में, विथ 2-वे पिस्टन भाल्व एंड 2-वे एनुलस भाल्व। इसके बाद आगे बढ़िए, पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड टू 2-वे पिस्टन भाल्व, और ये जो पिस्टन रॉड है ये ये जो पिस्टन रॉड है ये 2-वे पिस्टन भाल्व के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग वर्किंग पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बोर्ड को हम रब करेंगे, वर्किंग पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट पहले ये सब काम कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे शॉक एब्जॉर्बर के वर्किंग के बारे में। देखो वर्किंग इसका हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं, इसका भी अपना एक तरीका है। अगर हम लोग केवल स्प्रिंग का बात करें, किसी सर्टेन जर्क के लिए, किसी सर्टेन शॉक के लिए स्प्रिंग अगर 100 बार ऑसिलेशन कर रहा है, तो अगर शॉक एब्जॉर्बर को स्प्रिंग के साथ ऐड कर दिया जाता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखा जाता है कि स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो 5 बार हो जाता है। मतलब क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर को स्प्रिंग के साथ लगाने से शॉक एब्जॉर्बर क्या कर रहा है, स्प्रिंग के ऑसिलेशन को काफी हद तक लिमिट कर रहा है, काफी हद तक कम कर रहा है। इसलिए शॉक एब्जॉर्बर को हम लोग कहते हैं, इसका काम स्प्रिंग के वाइब्रेशन को डैम्पन करना है, स्प्रिंग के वाइब्रेशन को सोखना है। अब इसके वर्किंग का 2 कंडीशन है। जब मेरा व्हीकल रोड पर चलता है और उसको कोई जर्क महसूस होता है, कोई शॉक महसूस होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग लोडिंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। इस समय क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर का ये जो पिस्टन है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा अरेंजमेंट स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, तो जब व्हीकल पर लोड लगता है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस करता है। उस कॉम्प्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो पिस्टन रॉड है ये भी डाउनवर्ड मूव करता है। ये तो भाई एक्सल पर फिक्स है, ये पिस्टन रॉड जो है ये डाउनवर्ड मूव करता है। इस पिस्टन रॉड के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो 2-वे पिस्टन भाल्व है ये भी रेसिप्रोकेट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ऑयल जो चेंबर बी में है ये कॉम्प्रेस होता है। लेकिन हाइड्रोलिक ऑयल तो भाई, हाइड्रोलिक लिक्विड तो इनकॉम्प्रेसिबल है नेचर में, वो दबने को तैयार नहीं है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इस हाइड्रोलिक लिक्विड जो चेंबर बी में है जो कि इनकॉम्प्रेसिबल है, इस पिस्टन के रेसिप्रोकेशन के वजह, इस पिस्टन रॉड के रेसिप्रोकेशन के वजह से, इस 2-वे पिस्टन भाल्व के रेसिप्रोकेशन के वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसके अंदर में प्रेशर एनर्जी इंड्यूस कर जाता है और ये हाई प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक लिक्विड हो जाता है। अब ये जो हाई प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक लिक्विड है ये कहाँ भागेगा, लो प्रेशर की तरफ। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, तो जब इसकी प्रेशर बढ़ जाती है तो ये इस चेंबर में और ये इस चेंबर से होते हुए इस चेंबर में आता है। आ रहा है मेरा बात समझ में? ये हाइड्रोलिक लिक्विड जो चेंबर बी में है ये चेंबर ए में रस करता है इस भाल्व के थ्रू। हाइड्रोलिक लिक्विड जो चेंबर बी में है ये रिजर्वायर सिलेंडर में, आउटर सिलेंडर में रस करता है चेंबर सी के थ्रू। आ रहा है मेरा बात समझ में? अब क्या होगा, ये जब लिक्विड इस चेंबर में भरने लगेगा तो इस चेंबर में जो लिक्विड है इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये लिक्विड जब इस चेंबर बी से सी से होते हुए इस आउटर सिलेंडर में जाएगा तो इस आउटर सिलेंडर यानी कि रिजर्वायर सिलेंडर में लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। ये स्टॉपर क्या करेगा, लिक्विड के लेवल को बढ़ने से रोकेगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहां पर भी जो लिक्विड होगा, यहां पर भी जो लिक्विड होगा उसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। आ रहा मेरा बात समझ में? इसका भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लोडिंग का कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के वजह से यहां पर लिक्विड का प्रेशर बढ़ गया और यहां पर प्रेशर बढ़ गया, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड है अब कहां भागेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब लिक्विड यहां पूरा भर जाएगा तो यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर घट जाएगा। जब लिक्विड यहां पूरा बढ़ जाएगा तो यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर घट जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहां का जो लिक्विड है
अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब लिक्विड जो चेंबर ए में है जो हाई प्रेशराइज्ड हो गया होगा ये अब चेंबर बी में भागेगा, और जो लिक्विड आउटर सिलेंडर में है यानी कि रिजर्वायर सिलेंडर में है जो हाई प्रेशर पर है वो चेंबर सी से होते हुए चेंबर बी में भागेगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब लिक्विड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन टू वे पिस्टन वाल्व है ये अपवर्ड मूव करेगा, जो हमारे पिस्टन रॉड को भी अपवर्ड मूव कराएगा और मेरा शॉक एब्जॉर्बर अपने पोजीशन को गेन करेगा। बम्प लगा, नीचे आया, गाड़ी जैसे ही बम्प से निकला ऊपर गया, व्हीकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। और देखा जाएगा इस लोडिंग और अनलोडिंग के वजह से ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो काफी लिमिट हो गया, ऐसा देखा गया है। इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये ऐसा होता है जब बिना इस शॉक एब्जॉर्बर के स्प्रिंग को किसी जर्क पर देखा गया तो 100 ऑसिलेशन कर रहा है, वही शॉक एब्जॉर्बर को लगा के स्प्रिंग के साथ देखा गया तो स्प्रिंग 5 ही ऑसिलेशन कर रहा है। इट इज ए केस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन से देखा गया, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया? मतलब शॉक एब्जॉर्बर का 2 वर्किंग कंडीशन है, एक लोडिंग और एक अनलोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, मेरा जो शॉक एब्जॉर्बर है जर्क के वजह से उस पर लोड आता है, ठीक है, और अनलोडिंग में क्या होता है, मेरा शॉक एब्जॉर्बर अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है। ठीक है, बस इसको एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं। लोडिंग, इट हैज 2 वर्किंग कंडीशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग। When the vehicle encounters any shock, जब व्हीकल पर कोई शॉक लगता है, पिस्टन रॉड मूव्स डाउनवर्ड, ये जो पिस्टन रॉड है ये नीचे की तरफ मूव करता है। दिस काउजेज द टू-वे पिस्टन वाल्व टू आल्सो मूव डाउनवर्ड, जिसके वजह से टू-वे पिस्टन वाल्व जो है ये भी नीचे की तरफ मूव करता है। दिस compresses the hydraulic liquid इन चेंबर बी, जिसके वजह से जो हाइड्रोलिक लिक्विड चेंबर बी में है ये कॉम्प्रेस हो जाता है। ड्यू टू विच इट्स प्रेशर राइजेस, जिसके वजह से ये जो हाइड्रोलिक लिक्विड चेंबर बी में है इसका प्रेशर बढ़ जाता है। विच काउजेस द लिक्विड ऑफ चेंबर बी, जिसके वजह से ये जो लिक्विड चेंबर बी में ये रस करेगा चेंबर ए में और इस आउटर सिलेंडर में थ्रू चेंबर सी। ड्यू टू विच इट्स प्रेशर राइजेस विच काउजेस द लिक्विड ऑफ चेंबर बी टू रस इनटू चेंबर ए एंड रिजर्वायर सिलेंडर थ्रू चेंबर सी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम वीडियो पॉज करेंगे, मेरा बेटा थोड़ा हल्ला कर रहा है उसको देख के हमारे। चलिए अब देखिए अब क्या होगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहाँ का लिक्विड यहाँ भागेगा और यहाँ का लिक्विड इस चेंबर सी से होते हुए यहाँ भागेगा, तो जो आउटर सिलेंडर जो हमारा रिजर्वायर सिलेंडर है इसमें क्या होगा, लेवल राइज करेगा। अब इसको रोकेगा कौन, तो स्टॉपर। इसके ऊपर तो लिक्विड जाएगा नहीं, लिक्विड जाना चाहता है जाने नहीं देगा, तो इसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। और यहाँ का लिक्विड जब यहाँ जाएगा तो यहाँ के लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाएगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। दिस काउजेज द लेवल ऑफ लिक्विड इन द रिजर्वायर चेंबर टू राइज अप विच इज स्टॉप्ड बाय द स्टॉपर। इसके वजह से ये जो रिजर्वायर सिलेंडर है आउटर सिलेंडर, इसमें लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा, जिसको रोकेगा कौन, तो भाई स्टॉपर रोकेगा। बट दिस causes the increment in pressure in reservoir cylinder and chamber A hydraulic coil, जिसके वजह से चेंबर A hydraulic coil और जो रिजर्वायर सिलेंडर में जो हाइड्रोलिक कॉइल है उसका प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब क्या होगा, अनलोडिंग होगा, मेरा शॉक ऑब्जर्वर अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। नाउ ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर हाइड्रोलिक लिक्विड फ्रॉम चेंबर ए रसेस इनटू chamber B and from reservoir cylinder hydraulic coil also rushes into chamber B through chamber C। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट इन प्रेशर के वजह से जो हाइड्रोलिक ऑयल चेंबर ए में है वो चेंबर बी में रश करेगा, और जो आउटर सिलेंडर यानी कि रिजर्वायर सिलेंडर में है वो भी चेंबर सी से होते हुए चेंबर बी में रश करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। दिस राइजेस द लेवल ऑफ लिक्विड इन चेंबर बी, जिसके वजह से लिक्विड का जो लेवल है ना चेंबर बी में वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। विच मूव्स द पिस्टन अपवर्ड, जिसके वजह से पिस्टन ऊपर मूव करेगा। एंड शॉक एब्जॉर्बर रिगेन्स इट्स पोजीशन, शॉक एब्जॉर्बर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा। और देखा गया कि भाई ये लोडिंग और अनलोडिंग में जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है वो डैम्प हो गया बाय डैम्पिंग द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है। तो यही था हमारा शॉक एब्जॉर्बर। कंप्लीट हो गया ये पूरा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एग्जाम में बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग जो इसका 2 कार्य स्थिति है उसको आप लोग अच्छे से भली भांति समझ भी गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।